अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अध्याय 5 जिसमें प्रेफरेंट अर्थात मिसलेनियस के विषय पे दिया गया है कि इस अधिनियम के अनन्य विषय और क्या है। तो धारा 16, ठीक है, धारा 16 इसमें यह बताया गया है कि सामूहिक जुर्माना किस हिसाब से लगा सकेंगे और किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो सिविल संहिता अधिनियम 1955 की धारा 10 का के तहत जो उस पे एक सामूहिक जुर्माना लगाने की जो शक्ति प्राप्त है वही शक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत भी दी गई है। कौन से? सिविल संहिता अधिनियम, सिविल संहिता संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 का के अंतर्गत। ठीक, तो 16 में है सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति। आगे आते हैं 17, धारा 17 में है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही, विधि मतलब कानून के द्वारा और व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट आ सकते हैं, डीएम आ सकते हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, इससे हमेशा कुछ पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, विवेचना कौन करेगा। तो इसमें है उप निरीक्षक से पुलिस उप अधीक्षक से नीचे का कोई नहीं होना चाहिए। पुलिस उप अधीक्षक मतलब डीएसपी रैंक से नीचे का व्यक्ति इस पे पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ठीक, इसमें है कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई, इसके अंतर्गत डीएम, एसडीएम, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डीएसपी पुलिस उप अधीक्षक, ये तीन लोगों की जो कैटेगरी है ये ही इसमें निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे निवारक कार्रवाई में कैसा है कि जिस क्षेत्र में उनको पता चलता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर यदि उन्हें पता चल जाता है इनको कि वहां पर ऐसे अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होने की संभावना है या हो सकती है, उस कंडीशन पर ये वहां पर उन व्यक्तियों को जो अपराध करने वाले हैं, करने की संभावना है, उनको वहां से अलग कर सकेगी, हटा सकेगी, उनको रोकने के लिए कुछ बॉन्ड भरवा सकती है, उनसे कुछ प्रतिभूति भी अदा करवा सकते हैं। जैसे कि हमने निवारक कार्रवाई में देखे थे धारा 10 से लेकर धारा 13 तक। धारा 10 से धारा 13 में स्पष्ट पूरा एक चीजें लिखा हुआ है, उसी का परिपालन कौन करवा सकता है, किसके पास ऐसी शक्तियां हैं। तो एसडीएम के पास है, डीएम के पास है और डीएसपी इस अधिनियम के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, डीएसपी या उसके समतुल्य। ठीक, आगे देखते हैं जैसे कि हाँ क्लियर हो गया इसमें। और यदि ऐसे कुछ और एजेंसियां सरकार को लगती हैं, ऐसे कोई और एजेंसी जो कि इसके अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर सके, करने की कोशिश करे, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित करके, राजपत्र में सूचना जारी करके, पब्लिकेशन करके यह स्पष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम में अन्य व्यक्ति कौन है, कौन सी एजेंसी है जो कार्रवाई करेगी, है ना। तो धारा 17 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि कौन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और कौन निवारक कार्रवाई कर सकती है। तो डीएम, एसडीएम या डीएसपी, डीएसपी से नीचे करेगा नहीं होना चाहिए। आगे धारा 18, धारा 18 बड़ा ही विवादित हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आ गया था, इसमें अमेंडमेंट भी हो गया था, बिल आने के बाद फिर से इसमें चेंज किया गया। धारा 18 में है कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद आया कि नहीं,
इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अपराध कारित करता है तो उसको पहले अग्रिम जमानत दे दिया जाए, इसके बाद फिर क्या किया जाए, उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, फिर इस पे पुनः आया कि नहीं यार नहीं दिया जा सकता, अग्रिम जमानत की प्रावधान नहीं है, नहीं दिया जा सकता। कारण क्या है कि अपराध की संख्या बढ़ने लगेगी, बहुत से कारण लेना हुए। तो धारा 18 में ये कहता है कि सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोड, इस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में यह है कि अग्रिम जमानत का प्रावधान, कोई व्यक्ति जब अपराध कारित करता है और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि वह अग्रिम जमानत लेना चाहता है तो वह 438 के तहत ले लेता है। लेकिन इस धारा में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, मतलब व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दिया जाएगा। क्लियर? धारा 19 है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति या दोषी व्यक्ति को धारा 360 दंड प्रक्रिया संहिता एवं परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसे लाभ नहीं दिया जाएगा। परिवीक्षा अधिनियम क्या है, इसको बता देता हूं। इसमें यह है परिवीक्षा अधिनियम में कि जब संभावना होती है कि अपराध तो हुआ है, अपराध कारित किया गया है, मान लिया, लेकिन उस अपराध की श्रेणी कैसी है इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है उसने पहली बार अपराध किया हो सकता है कि वो वेल एजुकेटेड हो, अच्छा इंटेलिजेंट हो, लेकिन कुछ कारणवश अपराध हो गया हो। तो परिवीक्षा अधिनियम में यह है कि 21 वर्ष तक का व्यक्ति यदि कोई ऐसा अपराध कारित करता है जो कि ज्यादा हीनियस नहीं है, ज्यादा जघन्य अपराध नहीं है, उस दशा पर उसको जमानत का लाभ दिया जाता है और उसे जेल नहीं भेजा जाता, क्योंकि सिद्धांत यह है, परिवीक्षा अधिनियम 1958 का सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति को यदि प्रथम बार दोष सिद्ध है तो उसे उसका परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर सुधरने का मौका दिया जाता है। धारा 4 और 5 में स्पष्ट प्रावधान दिया है परिवीक्षा अधिनियम का। तो बात आती है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करता है तो क्या उसे इस परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। ठीक, परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? यदि वह 18 वर्ष का हो गया है तब। ठीक, मतलब यदि वह 18 वर्ष से नीचे है, माइनर तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसका लाभ मिल जाता है। माइनर है तो उसे जेल को नहीं भेजा जा सकता, उसका बाल सुरक्षा अधिनियम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके तहत उसको लाभ मिल जाता है और फिर वो बाहर रहता है जेल से। लेकिन यदि वह 18 साल का हो गया है तो हम यह नहीं कह सकते कि परिवीक्षा अधिनियम में 21 वर्ष का प्रावधान दिया है, 21 वर्ष के हैं तो हम इसका लाभ ले लें परिवीक्षा अधिनियम का, तो इसमें नहीं ले पाएंगे। ठीक, मतलब क्लियर है कि परिवीक्षा अधिनियम धारा 19 में कहा गया है कि परिवीक्षा अधिनियम का लाभ अपराधी नहीं ले सकता यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करता है। यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित न करके किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करता है, माना क्या है किसी के सेक्शन घुस सकते हैं, तो उसका लाभ मिल जाता है उसको 21 वर्ष तक के व्यक्ति को। ठीक है, आगे 18 में क्लियर कि जमानत का लाभ नहीं मिलेगा। 19 में परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो लाभ का प्रावधान है वो भी नहीं दिया जाएगा। धारा 20 में है कि इस अधिनियम के रहते हुए जो इसमें प्रावधान दिए हैं इसका अध्यारोही ना होना। कोई अन्य अधिनियम माना कि बन जाता है, ST/SC प्रिवेंशन एक्ट जो है, ST/SC एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट ये है, इसके साथ साथ यदि कोई अन्य अधिनियम बन जाता है तो उस अन्य अधिनियम
का इस अधिनियम पे अध्यारोही प्रभाव नहीं होगा, ओवर राइटिंग नहीं होगी, ठीक है, ओवरलैप्स नहीं होगा इस अधिनियम पे। क्लियर? ये है धारा 21। धारा 21 में है राज्य सरकार का कर्तव्य के विषय में दिया गया है। धारा 21 में है कि राज्य सरकार इस अधिनियम को सुनिश्चित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए क्या करेगी, उसका क्या कर्तव्य होगा। क्लियर? राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत इसको सुनिश्चित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए क्या उपाय करेगी, उसका क्या कर्तव्य होगा। तो हमने जब पढ़ा था क्या चीज, पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकार, पीड़ित एवं साक्षियों के अधिकार धारा 15 का, कि उसमें सूचना प्राप्त करने का, एफआईआर की कॉपी लेने का, इन्वेस्टिगेशन करवाने का, भरण पोषण का, तमाम जो सुविधाएं दी गई, जो धारा 15 का में दी गई है, वह कहां से दी गई है? वह हमारे राज्य सरकार धारा 21 के तहत राज्य सरकार अपने कर्तव्य का पालन करती है। तो देखना यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि राज्य सरकार ऐसे पीड़ित या साक्षी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। दूसरा है यात्रा एवं भरण पोषण की व्यवस्था, यात्रा व्यय प्राप्त करना एवं भरण पोषण भी प्राप्त करना, आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुद्धार करने की दायित्व है, कर्तव्य है सरकार का। अभियोजन जब शुरू होता है, कार्रवाई जब शुरू होती है, तो उसमें सुनने और बैठने के लिए अधिकार जो पीड़ित साक्षियों को दिया जाता है, वो राज्य सरकार का ही काम है उनका दिलवाना। ऐसे कोई समिति का गठन करना जो राज्य सरकार उसे समझे, इनके विवेचना के लिए, इनके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी सुविधाओं को देने के लिए यदि राज्य सरकार यदि कोई ऐसी स्कीम्स बनाती है, तो वह उनका कर्तव्य राज्य सरकार का। समय समय पर सर्वेक्षण करवाना, ऐसे अपराध होने की संभावनाओं वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करवाना, निरीक्षण करवाना, देखना कि अपराध की संभावनाएं बढ़ तो नहीं रही है, अपराध के इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणियां, अपराध की श्रेणियां बढ़ तो नहीं रही है, ऐसा सब काम राज्य सरकार का है। ऐसे सदस्यों को जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध होता है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, इस तरीके से राज्य सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार किसके निर्देश पे करेगी? राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है, साथ में केंद्र सरकार द्वारा यदि कोई ऐसे और स्कीम्स और ऐसे कुछ बातें हैं जो की गई है, वो भी उसका पालन राज्य सरकार करेगी। अब बात आती है, अब राज्य सरकार अपने कर्तव्य का पालन तो कर रही है, लेकिन इसका निरीक्षण कौन करेगा? ये क्या निरंतर काम ऐसे करते रहेंगे? जब से अधिनियम बना है तब से वो कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं, या उनका भी कोई सुपरविजन करता है, उनका भी कोई निरीक्षण करता है? तो इसी में दिया है चौथे पॉइंट पे, केंद्रीय सरकार प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के अंतर्गत जो उपबंध है, जो अनुसरण किए जा रहे हैं, उस पर राज्य सरकार द्वारा किए गए ऐसे कर्तव्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएगी। ठीक है, इसमें है केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंध के अनुसरण में स्वयं मतलब खुद केंद्र सरकार या उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी। ठीक, मतलब संसद के पटल पर केंद्र सरकार यदि कोई स्कीम बनाई है वो खुद रखेगी प्रत्येक वर्ष, या राज्य सरकार जो कार्रवाइयां करती है प्रत्येक वर्ष, जो कार्रवाइयां चलती हैं कर्तव्यों का पालन करने में जो स्कीम्स बनाते हैं, उसको भी संसद के पटल पर रखेगी, अभिवेशन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया धारा 21 राज्य सरकार के कर्तव्य, इसके क्रियान्वयन पे। अब धारा 22 आते हैं। धारा 22 में भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ठीक है, प्रोटेक्शन इन टेकन इन गुड फेथ,
गुड फेथ में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोक सेवक या कोई भी व्यक्ति जब अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयां करते समय उसका भावना सद्भाविक होना चाहिए, कोई मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, कोई ऐसा दुराशय ना हो, और वह मैलाफाइड इंटेंशन जब नहीं होता तो कोई भी अपराध का जनक नहीं माना जाता। तो इसमें यह है कि यदि पुलिस ऑफिसर या कोई भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम स्वाभाविक रूप से कर रही है और उसके द्वारा माना कुछ मिस्टेक हो जाता है, कुछ विधि के विरुद्ध हो जाता है, तो उसे यह नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध कारित किया है। ठीक, इसमें यही है, इसमें एक प्रोटेक्शन की बात कर देता है, उन अधिकारी या उन वर्गों के लिए प्रोटेक्शन की बात है कि गुड फेथ, यदि उसने गुड फेथ में यदि कार्रवाई किया है और उससे थोड़ा सा विधि के विरुद्ध हो गया है तो उसे नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट यदि प्रथम बार यदि कोई अपराध इस अधिनियम के अंतर्गत करता है तो उसको 6 महीने की सजा होती है और अधिकतम 1 वर्ष की होगी। ठीक, सेकेंड बार यदि करता है तो वह 1 साल और बढ़ोतरी हो जाती है ना, इस तरीके से। इसलिए इसका प्रोटेक्शन यहाँ दिया गया, हर एक्ट में सद्भावना में की गई कार्रवाई के लिए प्रोटेक्शन की बात है। आगे देखते हैं 23, नियम बनाने की शक्ति। 31 में है राज्य सरकार का कर्तव्य, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए क्रियान्वयन, अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य। और धारा 23 में है केंद्र सरकार का। ठीक, 31 और 23 में ये डिफरेंस है। 23 में है केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सके। सेम है, जैसे राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति रखता है 31 में, वैसे 23 में केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन करने के लिए, अच्छा क्रियान्वयन करने के लिए नियम बना सकती है और जो वह उचित समझे। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ठीक, यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में हो सकेगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। कुल मिलाकर यह है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत कोई नियम बनाती है तो उसे संसद के प्रत्येक सदन के 30 दिवस के अंतर्गत रखना होगा। अब बात करते हैं नियम के लिए संसद क्यों आ गया बीच में। ये ध्यान देना कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे जो भारत देश की तंत्र जो है, व्यवस्था तंत्र है, 3 तंत्र से चलती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है, कोरिलेटेड है, मानते हैं सेपरेट नहीं है, लेकिन तीनों का कार्य अलग अलग है। तो यहाँ पे संसद के सदन पे रखने की बात है क्योंकि विधि बनाने का काम उसी का है, व्यवस्थापिका का है। ठीक, तो धारा 23 भी कंप्लीट हो गया हमारा। ये टोटल है धारा 1 से लेकर धारा 23 तक है ST/SC एक्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, यह है धारा 1 से लेकर धारा 23 तक है। धारा 21 में राज्य सरकार का कर्तव्य, धारा 23 में केंद्र सरकार का। समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट बार दूसरी